हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। और देखिए, हम इस चैनल पे आप लोग को पढ़ा रहे हैं एसएससी का मैथ। अब एसएससी का मतलब है कि एसएससी सीजीएल का हो या सीपीओ का हो या सीएचएसएल का हो। ये 2026 अगर आप टारगेट किए हैं तो आप इस चैनल पे रुक सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। हेडिंग दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। हेडिंग दीजिए, चलिए। आइए देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। संख्या ऊपर में लिखेंगे संख्याएं या नंबर्स। क्या लिखेंगे? नंबर्स। नंबर्स हिंदी में संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के? दो प्रकार के। एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स अगर हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और इसको हिंदी में कहें तो काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। अब इसको दो पार्ट में तो हम लोग बांट दिए हैं, लेकिन पहला पार्ट में जो रियल नंबर है, रियल नंबर कहेंगे किसको, यानी वास्तविक संख्या कहेंगे किसे, और जो दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या का, तो किसे कहेंगे। तो थोड़ा उदाहरण दिया जाए। इसका उदाहरण है वैसी संख्या। लिखिएगा, सबसे पहला बात कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में एक कॉपी होना चाहिए, आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, हाथ में कलम होना चाहिए। ठीक है। जो चीज़ हम लिखाएंगे आप उसको नोट्स करिए और एक अच्छा सुंदर सा नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस दीजिएगा। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद तो ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या या वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे लिखा जा सके वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब यहां पे मामला क्या है कि काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या भाई, इसका अपोजिट लिख दीजिए कि वैसी संख्या। अच्छा, हमको तो लग रहा है कि हिंदी में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप डिफिनेशन समझिए। वैसी संख्या जिस संख्या रेखा पे लिखा जाए। जो हम हिंदी बोल रहे हैं, आपको हिंदी समझ में आ रहा है ना? बस वही चीज है ये, ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे नहीं लिखा जा सके। अब यहां पे थोड़ा उदाहरण, आप इसको उदाहरण से समझिए।
उदाहरण देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए उदाहरण देखिएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे -1, -2, 4, 8, 0, √5, √7, 3/8, 9/17, 18/7, 0.34, 0.3, 0.857 रेकरिंग में बार बार आते रहे। ये सब क्या है? तो ये सब रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। थोड़ा लाइट का इशू आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए। अब भाई मेरे भाई साहब देखिएगा, चलिए अब जरा इधर आइए। तो थोड़ा पेन हम चेंज कर रहे हैं और दिख भी रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। यहां पे आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा का होता है, नंबर लाइन क्या होता है? तो आप समझिए यहाँ पे 0 होता है, -1, -2, -3, इधर डॉट डॉट, इधर +1, +2, +3 डॉट डॉट। अब इसी को संख्या रेखा कहते हैं। जैसे अगर हम 2.5 लिखे तो कहाँ पे आया? तो 2 और 3 के बीच में आया। इसी प्रकार जितना भी आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है, सब ये संख्या रेखा पे लिखा जाएगा। समझिएगा थोड़ा। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर लिखा जाए, लिखिएगा, लिखा जाए वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं लिखा जाए। भाई मेरे, कहाँ मेरा दिमाग है? नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जा सके। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे -1 रूट में -5, -8, मतलब साफा आप ये समझिए, सीधा आप ये समझिए कि वैसा संख्या जो रूट में हो और रूट के अंदर माइनस में भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं बेहिचक। नोट कीजिए, पूरा बेहतरीन नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ। चलिए अब एक बात और समझिएगा, काल्पनिक संख्या को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I से। I² बराबर -1, यही I², ये स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाता है। ठीक है, I को क्या कहते हैं? तो आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। I को आयोटा कहते हैं। आपके सिलेबस में रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये 11th में पढ़ना था। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब 11th में पढ़ना था, वो आप पढ़े भी होंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए, अब थोड़ा हम इस पे थोड़ा और बात करेंगे, थोड़ा सा और हम बात करेंगे। दिख भी रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है।
ध्यान दीजिए, अब एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं जो आपको खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। ब्लैक चलेगा? नहीं, क्या चलेगा इस पे? ये कैसा कलर है भाई? ठीक है, चलेगा। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर या नंबर्स, हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र, देखिएगा थोड़ा इंग्लिश या हिंदी, सम्मिश्र ऐसा नहीं होता होगा, सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलने से। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलने से कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या को हम तोड़े हैं वो संख्या कैसा संख्या है, कैसा नंबर है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं बेहिचक कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़े हैं। कॉम्प्लेक्स, कैसा नंबर को तोड़े हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़े हैं, यानी सम्मिश्र संख्या को तोड़े हैं दो पार्ट में। ठीक है, अब कहिए कि इसका उदाहरण क्या होता है। तो पहला बात कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलने से कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। अब ये मिलेगा तो चाहे तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, गुना में भी हो सकता है और भागा में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्लस में ही मिलेगा। रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर। मिलने का बात है, प्लस से भी मिल सकता है, माइनस से भी मिल सकता है, मल्टीपल से भी मिल सकता है और डिवाइड से भी मिल सकता है। अब कहिए कि हम यहाँ 5 लिखें और यहाँ प्लस √(-3), तो ये क्या है? तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और उदाहरण लिख सकते हैं 3/8 -√(-3), ये क्या है? तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो हम तोड़े हैं वो कैसी संख्या को तोड़े हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के तोड़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही तोड़े हैं। चलिए नोट किया जाए। तो मेरे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर है। तो हेडिंग दीजिए रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब एक मिनट, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब ये रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। कौन कौन पार्ट होगा? तो जो पहला पार्ट होगा वो परिमेय संख्या का होगा, परिमेय संख्या। अगर इंग्लिश में कहें तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर या नंबर्स। अगर हम इसे कहें अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। थोड़ा स्पेलिंग मिला लीजिएगा भाई, स्पेलिंग थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक है। डबल आर होगा, यहाँ पे डबल आर होना चाहिए, आई डबल आर, सही है, इरेशनल नंबर। अब बात क्या है, अब बात समझिएगा, अच्छा से समझिए थोड़ा। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो थोड़ा नोट डाउन करिएगा इसके बारे में। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या कहलाता है या कहलाती है, ठीक है। आगे इसको थोड़ा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में, नहीं लिखा जाता हो या नहीं लिखा जाए, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब यहाँ पे मामला क्या है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ा समझिएगा, छोटा कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बोले कि वास्तविक संख्या को दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे, एक परिमेय होगा और दूसरा अपरिमेय होगा, यानी रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। अब थोड़ा इस पे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल सेट करिए। ये एग्जाम्पल क्या है, तो देखिएगा, जैसे हम 8/9 लिख रहे हैं, बोलिए क्या है, परिमेय संख्या है, बोलिए अंश बटा हर के रूप में है। हम 9/8 लिख रहे हैं, बोलिए ये भी परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में है। या हम लिख रहे हैं 5, कहिए 5 के नीचे 1 है कि नहीं, बोलिए परिमेय संख्या है कि नहीं, कहिए बिल्कुल है। हम लिख रहे हैं 22/7, क्या ये परिमेय संख्या है, बोलिए बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, यानी हम आपको उदाहरण दिए कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या -1/2 होगा, कहिए बिल्कुल होगा। क्या 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 के नीचे 1 है। समझ पा रहे होंगे। अगर हम कहें कि 17,819 क्या ये परिमेय है, तो कहिए बिल्कुल, इसके नीचे 1 है, तो ये परिमेय है। अब यहां पे बात रहा भाई मेरे कि अपरिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय किसे कहेंगे। तो वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले। अच्छा, यहां पे थोड़ा और उदाहरण में आप लिख सकते हैं, √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय कहलाएगा, और जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय कहलाएगा। हम जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण क्या होगा, तो हम अगर कहें कि √5 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो बोलिए ये अपरिमेय है, इरेशनल है। कैसे, आप याद कीजिए, आप 10th में आपको दिया जाता था सवाल
और ये 10th में एक सवाल पूछ ही देता था, एग्जाम बोर्ड में भी पूछता था, बोर्ड का एग्जाम जो होता था उसमें ये सवाल पूछा जाता था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मानते थे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद हम लोग नीचे 1 लिखते थे, उसके बाद हम लोग आगे क्रिया करते थे और हम लोग उसको प्रूफ कर देते थे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ जानना है, तो हम बता रहे हैं कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, आप उसको कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है। जैसे अगर हम कहें रूट 3, क्या ये अपरिमेय है? बोलिए बिल्कुल अपरिमेय है। अगर हम कहें रूट 18, बोलिए बिल्कुल है। लेकिन मामला क्या है कि अगर 18 को आप कहिएगा तो 9 गुना 2 और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, 9 का वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। समझ पा रहे हैं? आगे आप कहिए रूट 7, कहिए बिल्कुल। रूट 13, बिल्कुल। यानी वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले अपरिमेय कहलाएगा, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए या उसे हम पूरा पूरा डिफाइन करके लिख पाए, वो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। चलिए आगे, तो आगे बढ़िए। हाँ, यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, एक बात यहां पे और रहा, थोड़ा सा और बात रहा कि भाई यहां जो हम 22/7 लिखे हैं, यहाँ जो हम 22/7 लिखे हैं, ये देखिए तो इसको 22/7 यानी पाई का मान है। ये जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। और इसी को हम लोग भागा देते हैं तो 3.145 आगे आते रहता है। ठीक है, आगे आते रहता है। तो भाई पॉइंट के बाद 2 ही अंक लीजिए ना, और आगे डॉट से दिखा दीजिए। अब यहां पे मुद्दा रहा कि पाई क्या है और पाई का मान क्या है। तो पाई का मान जो 22/7 है वो परिमेय है, लेकिन जो 3.14 है, 3.14 ये जो डॉट डॉट आते रहता है, ये क्या है? तो बोलिए ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय यानी वैसी संख्या जो पॉइंट के बाद आते रहे, पॉइंट के बाद आते रहे। तो पॉइंट के बाद आते रहने का मतलब है, कहिए कि क्या? तो 0.333333 आते रह रहा है, 0 के बाद 33, पॉइंट के बाद 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद 3333 जो आते रह रहा है वो क्या है? तो पॉइंट के बाद अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी बार बार कोई संख्या रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन मूड में है, जैसे 7.333333, तो हम लिखेंगे 7.3 और 3 पे बार। अब ये बात रहा कि क्या ये परिमेय है? तो कहिए बिल्कुल। यानी जो, अब समझना थोड़ा सा और, अगर अंदर घुसे हैं तो थोड़ा सा और मामला समझिए, थोड़ा सा और समझिए। हम यहाँ पे जगह बना रहे हैं और इसको इधर कर रहे हैं और थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई 0 या फिर 6.3333 आते रहेगा, तो क्या हम इसको 6.3 लिख सकते हैं और 3 पे बार? कहिए बिल्कुल। तो ये क्या है? तो ये बोलिए ये परिमेय है। ये क्यों परिमेय है? क्योंकि जब हम रेकरिंग पढ़ाएंगे या अभी पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको वहां पे सिखा देंगे कि ये परिमेय है। लेकिन ये पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, 7.353535, तो अब आगे आते रह रहा है, तो मतलब 7.35 और 35 पे रेकरिंग है। तो कहने का मतलब क्या? 7.35 और जो 35 पे रेकरिंग है ये परिमेय है? तो कहिए बिल्कुल ये परिमेय है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन पॉइंट के बाद कोई अंक, मतलब पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो ना करे और बार बार बदलते रहे। जैसे हम कहें 7.89346 कुछ कुछ आते रहेगा, तो क्या ये परिमेय है? बोलिए नहीं, ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। तो आप यहां पे क्लियर करिए कि पाई का मान जो 22/7 है ये परिमेय है, लेकिन पाई का मान जो 3.14 आगे आते रह रहा है, ये क्या है? अपरिमेय है।
ठीक है, तो आप कहिए कि ठीक है इसके बारे में तो आप बता दिए गुरु, इसके बारे में बता दीजिए, जरा पाई के बारे में बताइए। तो आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। पहले बात समझो कि पाई क्या है। लोग कहता है कि पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो हम कहते हैं कि पहला बात कि पाई संख्या है ही नहीं, पाई संख्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पाई जो है वो एक सांकेतिक चिन्ह है, पाई सांकेतिक चिन्ह है, ये संख्या नहीं है। संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या का डिफिनेशन होता है कि अंकों का मेल से संख्या का निर्माण होता है, अंकों के मेल से, अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। तो मिलेगा कैसे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में मिलेगा, तो हम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या पाई में आपको अंक दिख रहा है कहीं? अब बोलिए पाई में अंक दिख ही नहीं रहा है, तो क्या पाई संख्या है? तो बोलिए नहीं। तो किताब में भी आपको मिलेगा, लिखा हुआ रहेगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो आप वहां पे काट दीजिए कि पाई एक अपरिमेय सिंबल है, यानी सांकेतिक चिन्ह है। ठीक है, तो किताब में भी गलत लिखता है। सारा मैथमेटिशियन का अपना अपना मत है भाई, मेरा मत ये है। अब पाई क्या है? तो पहला बात समझिए कि पाई जो है ये संख्या नहीं है, ये सांकेतिक चिन्ह है, ये एक सांकेतिक चिन्ह है। अब किसका सांकेतिक चिन्ह है वो भी हम अभी बात करेंगे। पहला बात समझिए कि पाई क्या है? तो पाई को अपरिमेय माना गया है। क्या माना गया है? अपरिमेय माना गया है, पाई को अपरिमेय माना गया है। पाई का मान जो 22/7 है वो परिमेय है, पाई का मान 3.14 कुछ कुछ जो आते रह रहा है ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप यहां पे समझिए, विवाद है कि पाई क्या है। तो पाई को हम बता दिए कि पाई एक सांकेतिक चिन्ह है। तो ये आया कैसे, समझो थोड़ा सा। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेना चाहेंगे। आप लोग जानते होंगे कि वृत्त की परिधि या पेरीमीटर, परिधि बराबर क्या होता है? तो 2πr होता है। क्या होता है भाई? 2πr। एक बात आप ये बताइए कि ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। ये बीच में क्या है? सेंटर है। यहां से यहां r है त्रिज्या, और यहां से यहां क्या है? तो ये भी त्रिज्या। तो यहां से यहां एक त्रिज्या, यहां से यहां एक त्रिज्या, तो 2r यानी 2 त्रिज्या बराबर d यानी व्यास होता है कि नहीं? कि ये बिल्कुल होता है। तो आप यहां पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। भाई देखो, तो 2π को हम d कह सकते हैं। बोलिए बिल्कुल d कह सकते हैं। d मतलब व्यास, d मतलब व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर, सही है। अब इसको हम πd भी लिख सकते हैं या dπ भी लिख सकते हैं। तो πd आप लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। πd यानी जो वृत्त की परिधि है वो πd के बराबर है। क्या है? πd के बराबर है। अब एक बात समझिए, तो परिधि का मतलब क्या? पेरीमीटर, ये बाउंड्री की लंबाई। तो ये बाउंड्री की लंबाई, आप परिधि आप लिखिए, परिधि। अब परिधि बटा आप d को नीचे लाइएगा, तो d को तो आप व्यास कह रहे हैं, कहिए बिल्कुल ये व्यास है। आप ऐसा करिए, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़िए। अरे यार क्या कर दिया। देखिएगा, क्या हम परिधि बराबर या पाई बराबर परिधि बटा d को नीचे लाएंगे तो व्यास होगा? कहिए बिल्कुल होगा, व्यास होगा। अब कहता है कि जब पहिया का निर्माण हो रहा था या फिर वृत्त के बारे में जाना जा रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि वृत्त कितनों बड़ा आप कर दीजिए या कितनों छोटा कर दीजिए। वृत्त बड़ा कर रहे हैं, वृत्त कभी छोटा कर रहे हैं, तो बताइए जब बड़ा करेंगे तो ये बड़ा होगा कि नहीं? परिधि यानी जो परिमाप है, पेरीमीटर है, ये बड़ा होगा कि नहीं? कहिए बिल्कुल होगा। बड़ा करेंगे बड़ा होगा, छोटा हो करेंगे छोटा होगा। तो इसके साथ साथ और क्या बड़ा होगा? कहिए अंदर वाला डायमीटर भी बड़ा होगा।
बड़ा करेंगे तो डायमीटर बड़ा, परिधि भी बड़ा, छोटा करेंगे तो डायमीटर छोटा, परिधि भी छोटा होगा। होगा कि नहीं? कहिए बिल्कुल। तो चाहे आप बड़ा कर रहे हैं, चाहे आप छोटा कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसका मान हर बार 22/7 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 22/7। क्या आ रहा है? 22/7। 22/7 आ रहा है। अब हर बार जो 22/7 आ रहा है, इसी को क्या मान लिया गया कि इसी को मान लो पाई। हर बार 22/7 है तो आप इसको मान लीजिए पाई। अब ये जब है पाई, ये जब है पाई भाई मेरे, ये जब है पाई, तो कहने का मतलब हमको ये बताओ ये संख्या कैसे हुआ? ये तो सांकेतिक चिन्ह हुआ, इसी का सांकेतिक चिन्ह यहां दे दिया। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए प्रीवियस पे। तो आप समझ गए कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय है, लेकिन ये संख्या नहीं है, ये सैंबुल है, सांकेतिक चिन्ह है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नोट कीजिए। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, परिमेय को भी दो पार्ट में। तो हेडिंग दीजिए परिमेय। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। चलिए, देखिएगा, इसे भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। इसे भी हम लोग कै पार्ट में बांटेंगे? दो पार्ट में। पहला पार्ट जो होगा पूर्णांक, पूर्णांक, और दूसरा दशमलव। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। और इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। जैसे अगर हम आपको कहें कि 7 क्या है, बोलिए पूर्णांक है कि डेसिमल? तो कहिए बिल्कुल ये पूर्णांक है, क्योंकि पूरा पूरा अंक है। ये पूरा पूरा अंक है, मतलब पूर्णांक है। तो भाई 7.8 लिखें तो ये क्या है? बोलिए ये डेसिमल है, ये दशमलव संख्या है। ये पूर्णांक संख्या, ये दशमलव संख्या। अब ये दशमलव क्यों है, डेसिमल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर या इसमें दशमलव दिख रहा है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं दिख रहा। तो इसे पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक कहेंगे। जो पूरा पूरा अंक रहेगा उसे पूर्णांक कहेंगे, और जो अधूरा रहेगा उसको डेसिमल कहेंगे। ये पूरा पूरा 7 है, क्या ये पूरा पूरा 8 है? बोलिए नहीं। इसको पूरा 8 होने में 20 पैसा का जरूरत है। इसको अगर हम 20 पैसा दे देंगे तो यह भी पूर्णांक हो जाएगा। तो अधूरा है मतलब दशमलव है, डेसिमल है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे। तो अब यहां पे बात रहा कि थोड़ा इसका उदाहरण से आप समझिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उदाहरण, जैसे कोई हम संख्या रेखा लिख रहे हैं, तो अब हमको तो बटा और पॉइंट वाला तो मान लिखना नहीं है, हमको अब लिखना है पूरा पूरा। तो बीच में होता है 0, राइट साइड में 1 2 3 4, ये सब प्लस में जाएगा इन्फिनिटिव तक। -1 -2 -3 भी डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? तो ये भी इन्फिनिटिव तक के जाएगा। तो भाई पूर्णांक को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला नेगेटिव इंटीजर, जो माइनस वाला पूरा आएगा,
नकारात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स, सही है, नेगेटिव इंटीजर्स। दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। ये 0 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर हम 0 से लेफ्ट आए तो नेगेटिव आया, 0 से अगर हम राइट आएंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा सा एक काम करिए, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए। -0 से अगर लेफ्ट में आएंगे तो जहां से माइनस शुरू होगा उधर से हम लगातार इन्फिनिटिव तक के जाएंगे तो ये कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। 0 से राइट साइड में अगर हम आते हैं तो जो 1 से प्लस तक, +1 से इन्फिनाइट तक गया है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। नकारात्मक पूर्णांक इंग्लिश में लिख लीजिए, नकारात्मक, नकारात्मक पूर्णांक। क्योंकि नेगेटिव में भी है लेकिन ये पूरा पूरा अंक है, इसको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। या फिर क्या, धनात्मक ही लिखिए, धनात्मक पूर्णांक। इसको लोग बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। भाई डायरेक्ट पॉजिटिव बोलो ना यार, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव क्यों कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वर्ड है तो नॉन नेगेटिव ही क्यों कह रहा है। तो ये नकारात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक। तो कहिए ये 0 क्या है, तो 0 भी इंटीजर है। 0 भी क्या है, ये 0 भी इंटीजर है। लिखिए 0 इंटीजर, 0 इंटीजर, इंटीजर। चलिए आगे देखिए, इधर देखिए। अब दशमलव को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। कै पार्ट में, 2 पार्ट में। थोड़ा और इधर लिखते हैं, इसको छोटा करते हैं पहले। चलिए, क्योंकि मामला है यहाँ पे हम लोग सीख लिए, दिख रहा होगा शायद, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब ठीक है, अब प्रॉपर दिख रहा होगा। ये जो दशमलव है, डेसिमल है, इसको भी हम लोग, ए भाई तुम क्या यार आज गुस्सा दिला रहे हो, क्यों, सही से रहो। दशमलव यानी डेसिमल को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं भाई। चलिए इसको रखते हैं, इसको 2 पार्ट में हम लोग, अरे यार तुम क्या आ गया यार। इसको भी हम लोग, आज तुम गुस्सा दिला रहा है। अब ठीक है, इसे भी हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला बात समझिए, कै पार्ट में, 2 पार्ट में। इसे हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, ये दशमलव को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। माफ कीजिएगा, इसको हम लोग बांटेंगे 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो होगा वो शांत का होगा, शांत दशमलव। और शांत दशमलव लिख सकते हैं आप, शांत दशमलव। दशमलव। और इसको बोलेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत और अशांत। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी शांत और अशांत। अब भाई, अब शांत और अशांत कैसे? देखो अभी अशांत को भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है? तो पहले आप शांत समझिए। यानी पॉइंट के बाद कोई अंक आए, चाहे 2 अंक या 3 अंक, 4 अंक, और वो रुक जाए, मतलब शांत हो जाए, तो उसे शांत दशमलव कहेंगे। जैसे हम कहें 4.5, क्या यह शांत है? कहिए बिल्कुल शांत है। और अगर हम कहें 7.825, बोलिए बिल्कुल शांत है। हम कहें 8.76, या फिर 6 मत लिखिए, 5, कहिए बिल्कुल शांत है। और कहिए 0.5, कहिए बिल्कुल शांत है। लेकिन अगर हम इसी का उदाहरण इस यहां दे, जैसे अगर हम कहें नॉन टर्मिनेटिंग का, तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। पहले आप उदाहरण देख लीजिए, या फिर आप बांट के ही देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले नोट कीजिए, इतना नोट किया जाए, उसके बाद हम उधर वाला पार्ट अच्छा से लिखेंगे। नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। तो हम जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, शांत को 2 पार्ट में बांटेंगे। किसको? शांत को। शांत को 2 पार्ट में बांटेंगे। सॉरी, अशांत को 2 पार्ट में बांटेंगे। आवृत्ति, 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 और दूसरा पार्ट होगा अनावृत्ति। इसको कह सकते हैं रिपीटिंग, और इसको कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। अब ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का हुआ। तो रिपीटिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद कोई अंक आते रहे बार बार, जैसे 0.33333, ये आते रहेगा। हम इसे कहेंगे 0.3 और 3 पे बार। जैसे 0.787878, हम उदाहरण समझा रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना अभी आए, तो हम लिखेंगे 0.78 और 78 पे बार। अब इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन इधर वाला परिमेय नहीं होगा। तो कहिए परिमेय को फिर आप बांटे क्यों? तो थोड़ा सा विवाद है इसमें, बस। इसके बाद कुछ दिक्कत कहीं नहीं होगा। और इसमें भी दिक्कत कहाँ है, समझा रहे हैं। 3.858, या फिर ऐसे समझिए 7, 8, 5, 7, 8, 5, 7 आते रह रहा है, तो हम इसको कहेंगे 3.857 और 857 पे रेख रही। ये सब क्या है? परिमेय है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उधर वाला नहीं लिखाएगा। तो आप समझिए, डेसिमल यानी अशांत को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटे, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब रिपीटिंग, बार बार, या आवृत्ति को आप पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है उसका। लेकिन यहां पे भाई थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे भी मामला, यहां पे भी थोड़ा समझिएगा।
इसका उदाहरण, जैसे पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो ना करे। पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ आवे, तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग। लेकिन क्या ये परिमेय है? बोलिए नहीं, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि आप इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या फिर और उदाहरण लिखिए, 1 2 3 5 7 3 1 8 9, कुछ कुछ आते रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा रेकरिंग के बारे में समझिए। रेकरिंग इसको नोट कर सकते हैं आप। देखिए ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा रेकरिंग के बारे में समझिए। रेकरिंग के बारे में, जैसे पॉइंट के बाद कोई संख्या पे रेकरिंग चढ़ता है तो उसको हम लोग हटाते कैसे हैं, उसको समझिए थोड़ा। जैसे देखिएगा 0.3333 ये आते रह रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.3 और 3 पे बार। अब इसको हटाएंगे कैसे? पहला बात समझिए कि ये आया होगा कैसे। तो 1 को 3 से भागा दिए होंगे, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आते रह रहा है। ठीक है, तो समझिए इसको हम लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो अंकवा है उसको लिख दीजिए, और पॉइंट के बाद जय अंक पे बार है उतना ही 9 लिखना है, लिख दिए। इसको काटेंगे तो 1/3 होगा। अब फिर 1 को 3 से भागा दीजिए, आप यहाँ पहुँच जाइएगा, और फिर यहाँ से आप वहाँ, आप घूमते रहिएगा, यहाँ से वहाँ पहुँच गए और यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे आप 1 को 3 से भागा दीजिए, नहीं लगेगा, 0 बैठेगा, 0.0, 3 तिया 9, 1, फिर 3 तिया 9, 1, समझ रहे हैं, 0, फिर 3 तिया 9। मतलब ये आते रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। आप पूरा जीवन बिता दीजिएगा इसमें, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए और समझिए। जैसे रहे 0.75 और ये 7/5 पे रेकरिंग है, तो पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको हम लिख देंगे, और जय गो पे बार नहीं, जय गो पे बार है उतना ही 9 नीचे लिखेंगे। अब इसको काटिए, आप इसको काटिए, 3 से कटेगा तो 25 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 33। 25 को आप 33 से भागा दे के देखिए, बिल्कुल उतना ही आ जाएगा। आगे बढ़िए। उसी प्रकार अगर ऐसे रहे 0.725 और ये सिर्फ और सिर्फ ये 2/5 पे रेकरिंग, देखिए आ रहा है कैसे, उस पर विवाद में नहीं फंसना है। ये हम लिख कहाँ से रहे हैं उस पर विवाद पे नहीं फंसना है। हम आपको सवाल बता रहे हैं अपने मन से लिख के, और ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग एग्जाम में बना लेंगे, बेहिचक बना लेंगे। ठीक है, तो जो संख्या है आप उसको लिखिए पॉइंट के बाद, तो 725। अच्छा, बटा में क्या लिखते हैं, जय गो पे बार है उतना ही 9, और जय गो पे बार नहीं है उतना 0। जिस पे बार नहीं है उसको घटाना होगा। समझ पा रहे होंगे? तो ये हो जाएगा 718 और बटा 990। आप इसको भागा दीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप रेकरिंग हटाना सीख गए होंगे। तो अब आगे आइए। आगे अब आप देखते होंगे तो लिखता होगा प्राकृत संख्या, प्राकृतिक नहीं, प्राकृत संख्या। इंग्लिश में कहें तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और आप क्या जानते हैं, तो आप देखे होंगे कहीं लिखल पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर या नंबर्स। और क्या देखे होंगे,
तो सम संख्या देखे होंगे या सम संख्याएं देखे होंगे, यानी इवन नंबर या नंबर्स। दूसरा आगे देखे होंगे आप विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर या नंबर्स। और क्या देखे होंगे भाई, तो आप देखे होंगे अभाज्य संख्या, इंग्लिश में मतलब प्राइम नंबर्स, सही है। और क्या देखे होंगे, तो भाज्य संख्या देखे होंगे, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, या नंबर्स। और क्या देखे होंगे, तो जुड़वा अभाज्य संख्या देखे होंगे। इस पे सवाल आता है, इस सब पे सवाल आता है, इस पे भी आता है। जुड़वा अभाज्य संख्या, खाली यहाँ पे लिखिएगा अभाज्य, यहाँ पे जगह थोड़ा दे दीजिएगा। अरे भाई मेरे, चलो हटो तुम। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में कहें ट्वीन प्राइम नंबर या नंबर्स। और देखिए और होता है सह अभाज्य संख्या या संख्याएं, मतलब को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम आपको इतने प्रकार के संख्या के बारे में अभी हम तुरंत बताएंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। पहला प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट समझिए, लिख लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए। वैसी संख्या जिसे गिनती में इस्तेमाल किया जाता है या गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कोई सामान अगर हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो आप 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते आप जहाँ तक के गिन पा सकते हैं वहाँ तक के आप गिनते हैं, या जितना वस्तु रहता है उतना काउंट करते हैं। तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या। उदाहरण में लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, तो इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक भाई, इन्फिनिटिव तक। आगे अब यहाँ पे मामला रहा कि पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या है। तो गिनती के संख्या के समूह में या सेट में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या का सेट बन जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में। पूर्ण का मतलब 0 से स्टार्ट होगा और पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होगा, जो इंटीजर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे डॉट नहीं होना चाहिए। यानी 1 से इन्फिनिटिव तक है, अगर हम 0 से शुरू करें तो ये कहाँ तक के जाएगा, तो इन्फिनिटिव तक के जाएगा। यानी प्राकृत संख्या के सेट में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या का सेट बन जाता है। आगे सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, आप लिख सकते हैं वैसी संख्या या संख्याएं जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। आप समझिए थोड़ा, जैसे उदाहरण 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये आते रहेगा।
अब कहिए कि जीरो क्या है, जीरो क्या है, सम है कि नहीं, तो जीरो सम है, हम जीरो को भी यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा आपको विवाद जैसा लगेगा इस पे कि जीरो कैसे है, ये 2 से कट रहा है, तो बिल्कुल 2 से कट रहा है। अच्छा, जीरो को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, जीरो को प्रूफ करेंगे, यानी जीरो का देखो सम का जितना भी नियम है, जितना भी रूल्स है सम होने का, वो सारा के सारा फॉलो करता है जीरो। आप समझिए, यहीं पे क्लियर कर लीजिए। अगर हम इवेन को इवेन में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बोलिए, इवेन प्राप्त होगा। अगर हम ऑड को ऑड में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बोलिए, इवेन प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इवेन को ऑड में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ऑड प्राप्त होगा। अब आप समझिए, हम 4 उठा रहे हैं, 6 उठा रहे हैं, तो 10 आ गया। हम 4 उठाएं, यहाँ 6 उठाएं तो 10 आ गया। ये ऑड है, जीरो नहीं है, ये ऑड है, ओ ऑड लिखा हुआ है, ओ डबल डी, समझिएगा, ये ऑड है, डी लिखा हुआ है, ये ऑड है। अगर हम 4 के जगह पे 0 रखते हैं तो 0 प्लस 6 आता है, बोलिए सम है कि नहीं, क्योंकि हम जीरो को हम इवेन माने हैं। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, तो बोलिए ऑड है, लेकिन आ गया इवेन, आ गया इवेन। अब आप समझिए और समझिएगा थोड़ा बढ़िया से, इवेन है, ऑड है। अगर हम यहाँ ऑड में 5 रख रहे हैं और इवेन में 6 रख रहे हैं, तो इवेन ऑड, सॉरी इवेन ऑड, ये प्लस न होगा, इवेन ऑड मिल के क्या हो रहा है, 6 5 11 ऑड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो 6, देखो 5 और 0 क्या आएगा, 5 आएगा। यानी 0 को अगर हम इवेन को 0 मान रहे हैं या 0 को इवेन मान रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ ऑड आ रहा है। अगर हम 6 रख रहे हैं तो 6 5 11 फिर भी ऑड आ रहा है। इवेन के जगह पे अगर हम 5 रखें, सॉरी 6 रखें, यहाँ भी 6 रखें तो 12, यानी इवेन प्लस इवेन आ रहा है। मतलब हम 0 रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो इवेन है, ये भी इवेन है। यहाँ से प्रूफ हो गया कि 0 ये क्या है, इवेन है, ठीक है। अब आप समझिए आगे। अब विषम क्या है, तो वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, तो 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटिव तक के जाएगा। प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या में अंतर 1 का होता है और सम संख्या और विषम संख्या में अंतर 2 का होता है। अब कहा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या समझिएगा, थोड़ा इसका डिफिनेशन लिखिए। वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक स्वयं हो, एक 1 हो और एक सेल्फ हो, यानी खुद हो। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5, क्या ये प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 5 है जो खुद है, और दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो ये प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर का डिफिनेशन हुआ कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो और दोनों फैक्टर अलग अलग हो, वो प्राइम नंबर या प्राइम संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो अब बड़ा विवाद 1 पे आता है, 1 पे, कि 1 क्या है, तो 1 इसका एक फैक्टर है और इसका खुद फैक्टर है। अच्छा, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। हालांकि इस पे मत जाइए आप इसको 2 में रखिए, 2 पार्ट में रखिए। एक 1 है और एक खुद है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों सेम है। ये दोनों क्या है, सेम। हम बोले डिफरेंट होना चाहिए दोनों। जैसे हम यहाँ 3 लिखे तो एक इसका फैक्टर 1 आएगा और एक फैक्टर 3 है, जो दोनों में अंतर है, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो लिखिए प्राइम नंबर 2 3 5
7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 78, 78 नहीं होगा, 79 होगा, 83, 89, 97। बस 100 तक में इतना ही, यानी टोटल 25 गो होता है। कै गो होता है? 25 गो। 1 से 100 तक में प्राइम नंबर कै गो होते हैं? 25 गो। 1 से 50 तक 15 गो और 50 से 100 तक 10 गो, टोटल 25 गो। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओह सॉरी, एक कम गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक कम रहा है। इधर देखिए 41 43 47, अरे यार 47 के बाद 48 49 50 नहीं होगा, 51 52 53, हाँ ये 53 होगा। एगो यहाँ पे 53 छूट गया है। 53 के बाद 59। ठीक है, तो ये कैगो हो गया? 25 गो। अब यहाँ पे आप समझिए, ये 2 जो है ना भाई, ये 2, ये एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ ये सम संख्या है। ये सम है, प्राइम होने के साथ साथ क्या है? ये सम है। प्राइम भी है और सम भी है, मतलब इवन भी है और प्राइम भी है। यही एक लौता ऐसा अंक है, जो अंक या संख्या आप कहिए, जो प्राइम है और इवन भी है। इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर आपको दिखेगा सारा ऑड दिखेगा। एक एकलौता इवन 2 है, बाकी सब ऑड है। ठीक है, तो इसमें और क्लियर करते हैं। ये जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें, या वैसी अभाज्य संख्या जिसमें अंतर 2 का हो। जैसे आप देखिए 3 और 5 में अंतर 2 का है, बोलिए बिल्कुल है। 5 और 7 में अंतर 2 का है, बिल्कुल है। तो एक ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या, ये हमेशा जुड़वा के रूप में रहेगा। एक ये हो गया, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 29 से 31, 41 43 हो गया, 61 63 हो गया, 71 और 73 हो गया। अब नहीं है, यानी 1 से 100 तक में अगर कहें जुड़वा अभाज्य संख्या कै गो होता है, तो एक आपको यहाँ दिखा, सॉरी यहाँ कहाँ है, एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 और एक 6 और एक यहाँ 7। यानी टोटल अगर हम कहें
कि जुड़वा अभाज्य संख्या कै गो होता है, तो 7 गो होता है। कै गो होता है? 7 गो। कहाँ तक? 1 से 100 तक। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें अंतर 2 का हो, अंतर 2 का हो। ठीक है, चलिए आगे। जुड़वा अभाज्य संख्या ये हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। अब आगे देखिए, अभाज्य के बारे में हम आपको बता दिए, ये भाज्य के बारे में समझिए थोड़ा। हम इसको मिटा रहे हैं, अगर नोट कर लिए हैं तो ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए, भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर, यानी वैसा संख्या जो 1 से भाग हो और स्वयं से भाग हो, और इसके अलावा किसी और एक अंक यानी कोई और एक अन्य अंक से भाग हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी हम दूसर भाषा में यह कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे अगर हम कहें 4, तो 1 है, 4 है, लेकिन 2 भी है इसका फैक्टर, तो बोलिए क्या है? 4 भाज्य है। अगर हम कहें 8 या हम कहें 9, कहिए बिल्कुल 9 है, 9 1 है, 9 है और 3 भी है। यानी वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर है, हम उसे भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो आप लिखिए 4। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ये तीनों भाज्य नहीं है, तो 4 है। 4 के बाद 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, आगे आते रहेगा। ठीक है, तो इसे भाज्य कहेंगे। और जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बता दिए कि वैसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर केवल और केवल 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब इसके बारे में समझिए, ये को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर यहाँ पे ये है कि कहने का मतलब है कि को प्राइम नंबर यानी वैसा नंबर या वैसा अंकों का समूह। देखो, बहुतों को तो दिमाग में ये चीज़ सेट रहता है कि सह अभाज्य संख्या हमेशा 2 गो होगा, तो नहीं, हम बोल रहे हैं 2 से अधिक, यानी अंकों का समूह कैसा होना चाहिए? तो कम से कम 2 गो होना चाहिए और 2 से अधिक भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या उसे कहेंगे या वैसे अंकों के समूह को कहेंगे जो 2 से अंक ज़्यादा हो, 2 अंक से ज़्यादा हो या कम से कम 2 गो हो, कम से कम 2 हो या उससे ज़्यादा हो, पहला बात। दूसरा बात कि उसका HCF 1 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। ये जो बस वाला है ना, एक दिन इसको पकड़ के बहुत सोटेंगे हम। जब यहाँ पे आता है हॉर्न यहीं बजाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दिमाग मेरा नर्वस आ गया है, चला गया है दिमाग हॉर्न पे। देखिएगा, जैसे अगर हम कहें 5 और 8, बोलिए इसका HCF 1 है, HCF 1 है, महत्तम जिसको कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका HCF 1 है, कहिए बिल्कुल है, तो ये क्या है? को प्राइम है। ये क्या है? को प्राइम है। अगर हम कहें 5, 8, 9, क्या ये को प्राइम है? कहिए बिल्कुल को प्राइम है ये, क्योंकि इसका HCF 1 है। अगर हम कहें 7, 14 और 15, क्या ये को प्राइम है? तो कहिए बिल्कुल है। ये दोनों से, लेकिन आप एक बात समझिए, ये दोनों से 2 दे देगा, इसकी दोनों का 2 नहीं 7, ये दोनों से HCF 7 दे देगा, लेकिन यहाँ तो 7 देगा नहीं। यानी आप यहाँ कह सकते हैं 1, 1, 1, यानी सबका HCF 1 है।
तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम यानी सह अभाज होने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी संख्या आप ले रहे हैं वो प्राइम ही होना चाहिए, नहीं, कंपोजिट भी हो सकता है, यानी भाज्य भी हो सकता है। डिफिनेशन क्या है कि कम से कम 2 होना चाहिए और 2 से अधिक भी हो जाए, लेकिन वो सभी का HCF 1 होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये अच्छा से समझ में आया होगा, अगर आप मेरे साथ ताल में ताल मिला के चले होंगे तो अब जो हम इसके बाद जो हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड सवाल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। बाबू सोना रोना धोना के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।